हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। जो ये ये झारखंड पीजीटी जो आने वाला है, एकलव्य मॉडल स्कूल का भी आने वाला है, यूपी पीजीटी का भी आने वाला है, और क्या नाम है, दिल्ली यानी डीएसएसबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अधिकतर ये पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट, अपनी चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। कह रहा है साम्य से अभिप्राय है। साम्य मतलब होता है दोस्तों संतुलन से, यानी इक्विलिब्रियम, जिसमें दोनों मतलब जिसमें कंज्यूमर जिस वे में यानी सेटिस्फेक्शन लेवल पे होता है, जिसको उसको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी अधिकतम से उपयोगिता जो मिलती है, उसी को हम बोलते हैं संतुलन। चलते हैं जैसे ऑप्शन की तरफ। कह रहे परिवर्तनहीनता की स्थिति से, पहला ऑप्शन है उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है उस स्थिति से जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है, यानी कोई भी कस्टमर यानी उपभोक्ता वो चाहता है कि मैं कम से कम कीमत पर मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, वो मतलब कम से कम कीमत पर खाता है, और उसको उपयोगिता यानी कि जो यूटिलिटी है उसकी भी यानी सेटिस्फेक्शन है वो अधिकतम प्राप्त हो, और वो चाहता है कि उसको परिवर्तनहीनता यानी परिवर्तन ना हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, 4। ऐसे ही मांग वक्र जो प्रदर्शित करता है, जैसे कि उत्पादन लागत वस्तु की मांग के विपरीत संबंध है, यानी उत्पादन की जो लागत है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो वस्तु की मांग से विपरीत है, यानी अपोजिट है। जैसे वस्तु की मांग के विपरीत में संबंध है, बिल्कुल सही है भी। और वस्तु की मांग के प्रत्यक्ष संबंध है, ये तो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो होता ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। कह रहा मांग की मात्रा में परिवर्तन को विपरीत संबंध बताता है, यानी कि मांग की जो मात्रा होती है, मात्रा से मतलब नहीं होता, प्राइस से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड। ठीक है, समझ पाए। क्योंकि मांग का जो लॉ होता है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ने से उसकी मांग में परिवर्तन होता है, यानी मांग कमी हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ता है तो मांग कम हो जाता है, और प्राइस कम होता है तो मांग यानी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो ये विपरीत संबंध है, दूसरा क्वेश्चन होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन जो है, कह रहा है एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि मांग कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारित एवं तत्व स्थिर रहते हैं, यानी उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की रुचि। यानी कि ये सारे ही मतलब मांग के जो फंक्शन मतलब जो है उपभोक्ता की आय से संबंध होता है, संबंधित वस्तु की कीमत से होता है। संबंधित मतलब क्या होता है, स्थापन वस्तुएं, और वो संबंधित वस्तुएं जो होती है रिलेटेड गुड्स जिसे बोलते हैं, और क्या नाम है, उपभोक्ता की रुचि। ये तो तीनों होंगे, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये यानी थर्ड जो ऑप्शन है, ये नहीं होगा इसके अंदर। बाकी छोड़ के बोला ना, बाकी सब निर्धारक तत्व हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, वस्तुओं की कीमत। अब ये जो दे रखा है अपवाद, अपवाद मतलब स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका यानी झुकाव ऊपर से दाएं होता है, यानी झुकाव नीचे दाएं और होता है, झुकाव ऊपर बाएं और होता है, और एक्सिस के समांतर होता है। यानी कि जो डिमांड कर्व है, एक सिंपल है हमारा जो बनाते हैं, एक तो सिंपल हमारा कर्व है, जैसे कि दे रखा है हमें कि एक तो सिंपल हमारा डिमांड कर्व भी होता है, लेकिन जो अपवाद में होता है तो दोस्तों वो डिमांड कर्व हमारा ऐसे आता है, यानी अपोजिट। ठीक है, समझ पाए। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट, यानी झुकाव ऊपर दाएं और होता है, ऊपर की तरफ राइट की तरफ होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। यदि दो वस्तुएं पूरक होते हैं हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप होता है। अब पूरक वस्तुएं क्या होती है, पहले आप सुन लो। पूरक वस्तुएं होती हैं यानी अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, यानी ये जैसे कि आप एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे अगर मान लो सपोज दैट पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग मतलब गाड़ियों की डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कह रहा है दूसरी वस्तु का मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, या दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, या दूसरी वस्तु की मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, और दूसरी वस्तु की मांग वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन विल भी दोस्तों क्या होगा, थर्ड। कह रहा है दूसरी वस्तु की मांग वक्र क्या है, नीचे की ओर खिसक जाएगी। जाहिर सी बात है, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। अब अन्य बातें सामान्य रहे, कीमत की कमी के परिणाम स्वरूप मांग
के परिवर्तन को कहते हैं। यानी मांग के परिवर्तन में क्या होता है, यानी अगर अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन देखते हैं इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, मांग में वृद्धि होगी, मांग में कमी होगी, मांग में संकुचन होगा, मांग में विस्तार होगा। तो इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, 4, क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर भी मांग में जब वृद्धि होगी, यानी कि कीमत रहने पर मांग में वृद्धि होगी, तो प्राइस जब कम होता है तो मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को ही हम मांग विस्तार कहते हैं। इसी को हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक है। और तिरछी मांग जो होती है, यानी तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होती है। यानी तिरछी मांग जो होती है हमारी, कह रहा है दूसरे वस्तु की उपयोगिता के अंतर, दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, दूसरे वस्तु की स्वभाव में परिवर्तन, दूसरे वस्तु की आकार में परिवर्तन। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड, यानी दूसरे वस्तु का जो कीमत होगा यानी प्राइस होगा उसमें जो चेंजेस आएगा वो हमारा तिरछी मांग होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। कह रहा जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समांतर रहती है, आधार रेखा से समांतर मतलब बेस के समांतर रहती है, यानी डिमांड कर्व, ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो सपोज दैट जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि AR बराबर MR होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये प्राइस हमारा फिक्स होता है इसमें। अब डिमांड हमारी कम ज्यादा इसके अंदर हो जाती है। ठीक है। तो इसी चीज को हमें देखना है कि ये शून्य होगी या अनंत होगी या इकाई से कम होगी या इकाई से अधिक होगी। तो ये क्या होगी हमारे दोस्तों, अनंत होगी, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में सूत्र में से लोच गुणांक यानी इलास्टिसिटी ऑफ मल्टीप्लायर जो दे रखा हमें, क्या कह रहा है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मतलब ये होगा कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा, कि मांग में परिवर्तन होगा, नई मांग होगी या मूल मांग होगी। तो ये दोस्तों जो दे रखा है कीमत में, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे क्या आएगा ये बता रहे हैं। लोच का जो गुणांक होगा यानी कीमत प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पर क्या आएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये लोच का गुणांक फॉर्मूला होता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आएगा, इसके ऊपर अपॉन में ये आएगा। समझ पाए। अब क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं हम अपने। जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपए प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपए प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच क्या होगी। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 4 रुपए से प्रति इकाई कम होकर 2 रुपए प्रति इकाई रह जाए। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है, ये प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पर, ये क्वांटिटी दे रखी है। हमारा जो ED होता है यानी इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होता है, यानी डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P होता है, और मल्टीप्लाई में P अपॉन में Q। ठीक है। पहले जो हो गया कितने रुपए हो गई, यानी कि पहले कीमत कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ पर 4 ले लिया। क्वांटिटी हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, 50 थी, यानी इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस P1। और जो चेंज इन प्राइस मतलब पहले कितना था, 2 रुपए कम हो गया है। ठीक है। तो 4 से कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी प्राइस हमारा 2 हो गया। और चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ हमारा, इसमें कितना हुआ चेंज इन, यानी हम इस पे ले रहे हैं 4 से 2 हो गई, इस पे देख रहे हैं, 3 वाले में नहीं देख रहे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 4 रुपए से 2 रुपए हो गई, इसको देख। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारी जो ED आई यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आई, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो हमारी कितनी आई, 1। तो ये हमारी इकाई के बराबर होगी, सेकंड ऑप्शन आएगा। समझ पाए। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, जो 11 क्वेश्चन है। कह रहे एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती है या बढ़ती है तो मांग में तिरछी लोच होगी। तिरछी लोच का मतलब चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, शून्य हो या इकाई के बराबर हो। तो ये तिरछी लोच क्या होगी हमारी, ऋणात्मक होगी, यानी नेगेटिव होगी।
ठीक है। यानी जब वस्तु की कीमत में जब चेंजेस होता है तो दोनों वस्तुओं की मांग घट जाती है, यानी इन्होंने बोला या तो घटेगी या तो दोनों ही बढ़ेगी, तो वो उस केस में क्या होता है, ये मतलब नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। कह रहा तटस्थ वक्र यानी ऐसी वक्र की निम्न विशेषता में एक गलत बताइए, यानी इसमें कोई गलत है। कह रहा तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है या मूल बिंदु की ओर मत उधर होता है, ये तो सही नाम है, ये मतलब सही है। एक वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, बिल्कुल सही है। यह एक्स अक्ष के समान एक्स अक्ष को छूता है, तो दोस्तों ये छूता तो है नहीं बिल्कुल भी, ये तो ऑप्शन गलत है। तो इसी में हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन विशेषता गलत है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है। और ये हमारा ढाल यानी इसका जो गिरता है तो पहले ऐसे ऐसे गिरता है, यानी मतलब नीचे की तरफ गिरता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करती है। जैसे हमारा एक्स वाई है इजिकल टू पी एक्स अपन पी वाई, या लेस देन है, ये भी हमारा लेस देन पी एक्स अपन पी वाई दे रखा है, ये ग्रेटर देन होगा सॉरी, और ये नॉट इक्वल टू। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। समझ पाए, यानी जब भी दो उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति की बात आती है तो ये ऐसे ही हमारा होता है। ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है समस्या के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र मतलब जो भी तीसरा उनका जो फॉर्मूला है वो देखना है। कह रहा है आईसी वक्र विश्लेषण यानी एनालिसिस है, तटस्थता वक्र विश्लेषण, मांग की लोच विश्लेषण, या उद्घटित अधिमान तटस्थता सिद्धांत, या तटस्थता मतलब अधिमान प्रेफरेंस थ्योरी जो है, और उपयोगिता विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। ठीक है। इन्होंने व्यवहारवादी इस विश्लेषण दिया था जिसमें क्या मतलब तीसरा मूल सिद्धांत इन्होंने सैमुअलसन ने बोला था, और इसे आगे जाके क्या नाम है हिक्स ने और ज्यादा से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से इसको परीक्षण किया था। ठीक है। परीक्षण मतलब इसी को ही हिक्स का परीक्षण भी कहते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं पर चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण क्या है, यानी कि कह रहा सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन गिरता है, यानी एपी एमपी बढ़ता है तो एपी गिरता है। कह रहे औसत उत्पादन यानी एपी बढ़ता है तो गिरना आरंभ हो जाता है। कह रहा सीमांत उत्पादन बढ़ता है और गिरना आरंभ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी एमपी जब हमारा बढ़ता है तो ऐसे ही धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है उत्पादन फलन का उदाहरण जो है हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है जो डीएन दे रहा है फंक्शन दे रखा है जो एक ये है, एस एन दे रखा है फंक्शन ये है, सी एन दे रखा है फंक्शन ये है, और क्यू ए बी सी करके यानी क्वांटिटी दे रखा है फंक्शन का उत्पादन फलन का, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो दे रखा है। कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं जिसमें से गलत बताइए। कह रहे फर्मों की अधिक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है जिसमें समान क्वालिटी की, समान वेटेज की और एक ही लेवल में सारी मतलब गुड्स एक ही जगह पर बिकते हैं। ठीक है। तो वहां पर फर्मों की संख्या भी होती है, समरूप पदार्थ भी होते हैं यानी एक जैसे होमोजेनियस, अनंत मांग की लोच भी होती है, और कह रहा है कीमत का पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। ये हमारा दोस्तों थर्ड ऑप्शन इसका गलत है, नहीं गलत बताना दोस्तों, हाँ गलत। तो गलत का मतलब ये है कि ये क्या नाम है अनंत मांझ भी होती है, कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कीमत क्या होती है फ्री प्राइस होता है। फ्री का मतलब जैसे कि जैसे अगर एक मार्केट यहाँ एक मार्केट यहाँ, या मतलब एक शॉप यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर कई सारी मार्केट मतलब शॉप मिलकर एक मार्केट बन जाती है। और सेम अगर मान लो एक चाय पत्ती का प्रोडक्शन ये भी मतलब ये भी बेच रहे हैं, 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 और सारे ब्रुक बॉन्ड या क्या मतलब टाटा की चाय बेच रहे हैं, तो टाटा की चाय अगर बेच रहे हैं तो सेम रेट पे ही वो मतलब बेचेंगे, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता प्राइस का। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा जाएगा दोस्तों 4। समझ पाए। ऐसे ही क्वेश्चन 18 जो है कह रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कह रहा फर्मों की अधिक संख्या हो, समरूप पदार्थ हो, मांग लोचपूर्ण हो, या कीमत पर कुछ नियंत्रण हो। यानी दोस्तों इसमें कीमत पर कंट्रोल भी होता है, ये मांग हमारी परफेक्टली होता है, और फर्मों की अधिक संख्या भी होती है, लेकिन समरूप नहीं होता। समरूप पदार्थ कहाँ होता है,
अभी मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगिता होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, एक जैसे लेवल का सामान बिका जाता है, तो वहाँ समरूप पदार्थ नहीं होते। समरूप पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक जैसे ही प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर जो एक जैसी वस्तुओं को बेचा जाता है, समान वाली वस्तुएं, यानी सेम क्वालिटी की हो, सेम वेटेज की हो और सेम जो रेट की भी हो। समझ पाए? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं। हमने कह रहा है हाँ दोस्तों, जैसे क्वेश्चन 19 है, अल्पकाल संतुलन की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती है, यानी लाभ कमा सकती है, हानि सहन कर सकती है, ना लाभ होगा ना हानि की दशा हो सकती है, उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों? 19, यानी कि 19 का क्वेश्चन मतलब होगा 4, क्योंकि लाभ भी कमा सकती है वो अल्पकाल में संतुलन, परफेक्ट कमीशन, हानि सहन भी कर सकती है, ना लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा, यानी ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, तो प्रयोग सभी। कह रहे दीर्घकाल संतुलन की अवस्था में, यानी लॉन्ग टर्म की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उस अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगिता फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, हानि सहन कर सकती है, लाभ अर्जित कर सकती है, उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो कर्व होता है वो हमारा ऐसे नॉर्मल ही मतलब होता है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पहले यहाँ हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है। एकाधिकारी, एकाधिकारी मतलब अपनी बिक्री या उत्पादन को बढ़ाकर वस्तुओं की कीमत को घटा सकते हैं, अपनी बिक्री या उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकते हैं। यहाँ बढ़ाकर घटा सकते हैं, यहाँ घटा करके बढ़ा सकते हैं, दोनों हो सकते हैं या कोई नहीं। तो ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों? 3rd, ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके घटा भी सकते हैं कीमत को बेचने के लिए, और या तो उत्पादन को घटाकर यानी प्रोडक्शन को कम करके प्राइस को बढ़ा सकते हैं। एकाधिकारी फर्म, जो हमारा 22 क्वेश्चन है, कह रहा है एकाधिकारी संतुलन उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एम आर ग्रेटर देन एमसी होगा, एम आर इजिकल टू ए आर होगा, एम आर इजिकल टू एमसी होगा, और एम आर लेस देन ए आर होगा। तो ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों? 3rd। ठीक है, जहां एम आर और एम सी दोनों बराबर होंगे उस स्थिति में एकाधिकारी संतुलन होगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकाल संतुलन की अवस्था में फर्म को लाभ प्राप्त हो सकते हैं, फर्म को हानि सहन करनी पड़ सकती है, फर्म को ना लाभ होगा ना हानि की स्थिति गुजरना पड़ सकता है, तो उपयोग सभी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? इसका 4, क्योंकि फर्म को लाभ प्राप्त भी हो सकते हैं, फर्म को हानि सहन भी करनी पड़ सकती है, और फर्म को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यही इससे पहले जो क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं 24। कह रहा है एक अधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन संतुलन में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या सभी फर्मों के ए आर और इक्वल टू ए सी होता है, या सभी फर्में टी आर बराबर टी सी होता है, उपयोग सभी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? उसका 1st, क्योंकि सभी फर्में क्या है केवल नॉर्मल ही प्रॉफिट प्राप्त कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में। अब कह रहा है द्वैधिकारी विशेष दशा क्या है? द्वैधिकारी विशेष दशा क्या होती है? जिसमें क्या बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की हो, या अल्पाधिकारी हो, या एकाधिकारी हो। इसे द्वैधिकारी विशेषता उसे बोलते हैं जो अल्पाधिकारी होता है। अल्पाधिकारी होता है जहां पर सम बायर और सम सेलर होते हैं। ठीक है, इसी को हम द्वैधिकारी विशेष की दशा कहते हैं। ये हमारा 3rd ऑप्शन है दोस्तों। मैं क्वेश्चन 25 तक ही मैंने बनाया, मैं आगे भी क्वेश्चन आपके सबके लिए लाता रहूंगा, आप मुझे बस फॉलो करते रहिए। जो हाल फिलहाल में भी झारखंड पीजीटीबी का एग्जाम होने वाला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी हाल फिलहाल में 90 मॉडल का जिन्होंने पीजीटी इकोनॉमिक्स से भरा है, या डीएसएसबी इकोनॉमिक्स से भरा हुआ है, या यूपी पीजीटी में भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर फॉर्म भरे गए थे, तो उनका भी एग्जाम होने वाला है जल्द से जल्द। तो मुझे फॉलो करते रहिए, मैं आप सबके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू।